एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 एसी से। इस समय ओल्ड किंग जहेरिस राजा होता है जो पिछले ऑलमोस्ट 60 सालों से आयरन थ्रोन पे बैठ के राज करता होता है। जहेरिस ने ग्रेट काउंसिल की मीटिंग रखी थी ताकि अगला राजा वो डिसाइड कर सके। इस मीटिंग का लोकेशन वेस्टेरोस का सबसे बड़ा कैसल हैरेनहेल रहा था और ये मैसिव दरबार काफी क्रेजी लगा। यहाँ हम कुछ ऐसे टूटे हुए बड़े बड़े पिलर्स और दीवारें देख ही सकते हैं जो लेजेंडरी बर्निंग ऑफ हैरेनहेल के कारण हुआ है। इस ग्रेट काउंसिल के मीटिंग में नया राजा चुनने की 13 दिनों तक वोटिंग होती है और वेस्टेरोस के सभी बड़े छोटे लॉर्ड्स इसमें वोटिंग करते हैं और फाइनली इस वोटिंग का डिसीजन जहेरिस के सामने आता है। इस राजा बनने के कंपटीशन में रेनिस वेलेरियन और विसेरिस टारगेरियन एकदम हेड टू हेड आमने सामने होते हैं। सो एक्चुअली ये विसेरिस और रेनिस ओल्ड किंग जहेरिस के ही ग्रैंड किड्स है। रेनिस एक्चुअली जहेरिस के बड़े बेटे एमोन की बेटी है और विसेरिस जहेरिस के दूसरे बेटे बेलॉन का बेटा है। जहेरिस के वो दोनों बेटे मर जाते हैं, इसीलिए उसे अपने ग्रैंड किड्स में से किसी को राजा चुनना पड़ता है। अब हमेशा राजा ही नया हेयर टू द थ्रोन डायरेक्टली सिलेक्ट करता है, बट जहेरिस को अपने ही दोनों ग्रैंड किड्स में से किसी एक को नहीं चुनना था। इसीलिए वो सोचता है कि वेस्टेरोस के सभी बड़े छोटे लॉर्ड्स की एक वोटिंग रख के नया राजा डिसाइड किया जाएगा और ये करने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से एक नया बेहतर राजा बनेगा जो सभी के सम्मति से हुआ रहेगा, यानी कि मेजॉरिटी वोट से हुआ रहेगा। इवेंचुअली इस ग्रेट काउंसिल में सब लॉर्ड्स विसेरिस को राजा चुनते हैं और रेनिस को ठुकरा देते हैं। सो रेनिस बस कहने के लिए एक जमाने की क्वीन रह जाती है और उसे एक्चुअली आयरन थ्रोन का तख्त मिलता ही नहीं है, इसीलिए उसे सब क्वीन दैट नेवर वॉज करके बुलाने लगते हैं। इस ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 एसी के बाद में हमें एक टाइम जंप देखने मिलती है। किंग विसेरिस के राज को अभी 9 साल हो गए हैं और ये शो डेनेरिस टारगेरियन के जन्म के 172 इयर्स पहले बसा है। तो वेस्टेरोसी कैलेंडर के अनुसार डैनी का जन्म 282 एसी में हुआ था, मतलब ये पहला एपिसोड बसा है 110 एसी में, एग्जैक्टली 172 इयर्स बिफोर। यहाँ हम इंट्रोड्यूस होते हैं रेनिरा टारगेरियन से जो विसेरिस की बेटी है और वो अपने शी ड्रैगन सिरैक्स पे बैठ के मस्त उड़ती रहती है। रेनिरा के इस राइड में हमें किंग्स लैंडिंग पूरा अच्छी तरीके से देखने मिलता है और इवेंचुअली रेनिरा मैसिव ड्रैगन पिट के सामने अपने शी ड्रैगन साइरैक्स को उतारती है। यहाँ पर ये दो लोग सिरैक्स को कुछ कमांड्स देने लगते हैं। तो आखिर ये कौन है? तो इन्हें एक्चुअली ड्रैगन कीपर्स कहा जाता है। ड्रैगन पिट के कंस्ट्रक्शन के बाद में उसमें ड्रैगन्स को बराबर से संभालने के लिए 77 जाबाज ड्रैगन कीपर्स को रखा जाता है जो एक्चुअली वलेरियन लैंग्वेज को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि ड्रैगन सिर्फ ओल्ड वलेरिया की भाषा ही समझते हैं। यहीं पे हम लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड सर हैरोल्ड वेस्टरलिंग को मिलते हैं जो फनी अंदाज में बोलते हैं कि राइनिरा तुम ड्रैगन रोड से सही सलामत आ गई, यही बहुत हो गया, अब मैं रिलीव्ड महसूस कर रहा हूँ, मतलब अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम अच्छे से आ गई हो। ऐसे ही फिर कुछ और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले छोटे मोटे सीन्स होते हैं। पहले हम रेनिरा के दोस्त एलिसेंट हाईटॉवर से मिलते हैं, उनकी कुछ नॉट सो इम्पोर्टेंट गॉसिप होती है और वो दोनों रेड किप में आते हैं। रेड किप में रेनिरा अपने माँ एम्मा एरिन से मिलती है। उनके छोटे से क्यूट कॉन्वर्सेशन में राइनिरा अपने माँ को बोलती है कि उसे सिरैक्स पे बैठ के कभी तो बैटल में जाना है, बट एम्मा कहती है कि हम औरतों के लिए चाइल्ड बर्थ ही एक बैटलफील्ड है। ये इस एपिसोड का पहला तगड़ा डायलॉग रहा और ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एम्मा चाइल्ड बर्थ को ही बैटलफील्ड कहती है क्योंकि रेनिरा को जन्म देने के बाद में अगले 4 बार एम्मा प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो विसेरिस को बेटा नहीं दे पाती। उसकी सभी प्रेगनेंसीज बहुत ही डिफिकल्ट हुई रहती है। देन फाइनली हम आते हैं शो के फर्स्ट एवर स्मॉल काउंसिल मीटिंग में। यहाँ पे राजा विसेरिस मस्त हंसी मजाक करता होता है, बट मास्टर ऑफ शिप्स यानी कि आयरन थ्रोन के एडमिरल लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन बहुत सीरियस बैठे हुए होते हैं। कॉर्लिस राजा को
बताते हैं कि ट्रायर्की ने स्टेप स्टोन्स के आइलैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और वहां पे ये ट्रायर्की वाले कुछ पायरेट्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। तो किंग विसेरिस बोलता है पायरेट्स जैसे चोर लुचक्कों को मारा जा रहा है तो वो अच्छी ही बात है, मरने दो उन पायरेट्स को। बट कॉर्लिस उन्हें कहता है कि ट्रायर्की का एडमिरल कोई क्रेगास ड्राहर नाम का बहुत ही डेडली इंसान है और उसे सब क्रैप फीडर कहते हैं। ये क्रेगास ड्राहर ट्रायर्की के लिए स्टेप स्टोन्स के आइलैंड जीतेगा तो वो चीज आयरन थ्रोन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। तो गाइज ट्रायर्की यानी लीस, मीर और टायरोश इन 3 शहरों की एक भागीदारी होती है और ये तीनों सिटीज मिलके स्टेप स्टोन्स के आइलैंड को जीतना चाहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्लिस यहाँ पे बताते हैं कि अगर ट्रायर्की सभी स्टेप स्टोन्स के आइलैंड को जीतेंगे तो फिर उस इलाके में से शिप्स का आना बंद हो जाएगा। दूर वोलेंटिस और कार्थ जैसे शहरों में से आने वाले जहाज इसी रास्ते से होके किंग्स लैंडिंग में आते हैं। बट अगर यहाँ पे ट्रायर्की वालों ने अपना बोलबाला बिठाया तो वो इस शिपिंग लेन को रोक देंगे और इसके वजह से किंग्स लैंडिंग में आने वाला बिजनेस बंद हो सकता है और ये बहुत ही गलत चीज हो सकती है। तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात होती है। बट यहीं पे हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर आते हैं और थोड़ा सा हीरो बनते हैं। वो कॉर्लिस वलेरियन को सीधा मुंह पे बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्लिस आपका रिपोर्ट हमने सुन लिया है तो अभी शांत बैठो। इतने में वहां पे रेनीरा आती है जिसे किंग विसेरिस का कप बेरर बनाया है। यहीं पर मास्टर ऑफ कॉइन यानी कि राजा का फाइनेंस मिनिस्टर लाइमन बीसबरी होता है। वो बोलता है कि डेमोन को उसने बहुत सारा ढेर सारा पैसा दिया है ताकि डेमोन उसे सिटी वॉच को डेवलप करने में लगा सके। बट डेमोन यहाँ पे काउंसिल मीटिंग में आता नहीं तो उसे गुस्सा आता है और वो राजा को पूछता है कि डेमोन अपने मीटिंग्स में क्यों नहीं आता है। वैसे ही मीटिंग में ग्रैंड मेस्टर मेलोस भी होते हैं और मास्टर ऑफ लॉज लाइनोल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। विसेरिस यहाँ पे मीटिंग में सबकी इंपॉर्टेंट बातें सुनता है बट वो कुछ और ही बात करता होता है। उसे किंग्स लैंडिंग में एक एयर्स टूर्नामेंट का आयोजन करना होता है जो कि बहुत ही स्टूपिड प्लान है। आई मीन विसेरिस का एयर अब तक पैदा भी नहीं हुआ है और वो अभी से एयर्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लेता है। विसेरिस को यकीन होता है कि प्रेग्नेंट एमा को बेटा ही होगा जो उसका एयर टू द थ्रोन बनेगा। बट एक्चुअली विसेरिस को अब तक कोई भी बेटा नहीं हुआ था। इसी में फाइनली डेमोन टारगेरियन की एंट्री एकदम स्वैग में होती है और वो पगला आयरन थ्रोन पे बैठा हुआ होता है। वो अपने बड़े भाई के बेटी यानी कि अपने भतीजे राइनीरा के लिए एक गिफ्ट लाता है। ये कोई वलेरियन स्टील वाला नेकलेस होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेमोन और राइनीरा में अच्छी दोस्ती है बट डेमोन असल में कौन है और कितना पगला है ये हमें गोल्ड क्लोक्स वाले क्रेजी सीन में पता चलता है। तो डेमोन टारगेरियन एक्चुअली लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच होता है। उसके वजह से किंग्स लैंडिंग के सिटी वॉच को इज्जत मिली होती है और एक तरह का फ्रीडम मिला हुआ होता है। ये गोल्ड क्लोक्स यानी कि किंग्स लैंडिंग की पुलिस फोर्स होती है और डेमोन मतलब इस पुलिस फोर्स का कमिश्नर। डेमोन एक रात को सभी सिटी वॉच वालों को किंग्स लैंडिंग के चोर लफंगों को पकड़ने के लिए कहता है। बट पकड़ना छोड़ो, ये पगले सिटी वॉच के सोल्जर्स किंग्स लैंडिंग के क्राइम करने वाले इलाकों में सीधा घुसते हैं और एक भयानक हमला कर देते हैं। ये गोल्ड क्लोक्स वाले सोल्जर्स बिंदास सभी चोरों के हाथ काट देते हैं और मर्डरर्स को तो सीधा बिहेड किया जाता है। और रेपिस्ट के साथ ये गोल्ड क्लोक्स क्या करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक जरूरी नहीं है। बट एनीवेज डेमोन के गोल्ड क्लोक्स अगर ऐसे ही पुलिस, जज और एग्जीक्यूशनर बनते रहे, सबको ऐसे ही मारते रहे तो नाइट्स वॉच में किसको भेजेंगे। इसी टॉपिक को लेके हमें सेकेंड स्मॉल काउंसिल मीटिंग देखने मिलती है। हैंड ऑफ द किंग सर ऑटो हाईटावर अपने राजा विसेरिस को बोलते हैं कि डेमोन ने रात में बहुत हंगामा किया है और उसने ये सब बहुत गलत किया है
ऑटो विसेरिस को बोलता है कि डेमोन ऐसे एग्जीक्यूट सबको नहीं कर सकता, ये टोटली रॉन्ग है। ऐसे ही एक एक करके इस मीटिंग में डेमोन के खिलाफ सब हो जाते हैं, बट डेमोन इस मीटिंग में मौजूद होता है और वो सीधा बोल देता है कि एयर्स टूर्नामेंट के लिए वेस्टेरोस में कई सारे बड़े छोटे लॉर्ड्स आएंगे, तो किंग्स लैंडिंग में सेफ रखने के लिए मुझे वैसी डिफिकल्ट एक्शन लेनी पड़ी थी। डेमोन बोलता है Our city should be safe for all its people. I agree. इसमें डेमोन को विसेरिस का भी सपोर्ट होता है और खास करके डेमोन को लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन भी सपोर्ट करते हैं और वो भी कहते हैं कि सिटी वॉच का खौफ पूरे शहर में होना चाहिए। वो कहते हैं क्रिमिनल्स हमेशा पुलिस से डरनी चाहिए। आगे इस स्मॉल काउंसिल मीटिंग में हमें पता चलता है कि डेमोन टारगेरियन की भी एक्चुअली किसी लेडी रिया रॉयस से शादी हुई रहती है और डेमोन इस रिया रॉयस को अपने ही बीवी को नफरत करता होता है। वो अपने ही बीवी को ब्रॉन्ज बी वर्ड बोलता है और रात में किंग्स लैंडिंग के ब्रॉथल्स में दूसरे औरतों के साथ मजे करता होता है। ये है डेमोन की गर्लफ्रेंड मिसारिया, जिसके साथ वो हर रात संबंध बनाता है। देन कुछ ही दिनों में एयर्स टूर्नामेंट रखी जाती है जो जाउस्टिंग की टूर्नामेंट होती है और इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ थोड़े बहुत एक्शन पैक्ड सीन्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर डैशिंग सर क्रिस्टोन कोल से इंट्रोड्यूस होते हैं जो एक्चुअली डेमोन टारगेरियन को फाइट में हराता भी है। सर क्रिस्टोन कोल किसी छोटे से हाउस कोल का वॉरियर है बट वो बहुत ही जबरदस्त तगड़ा नाइट होता है। डॉर्निश मार्चेस में बसा हुआ छोटा सा हाउस कोल एक्चुअली हाउस डोंडारियन के बैनरमैन है। अभी हाउस डोंडारियन यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के बेरिक डोंडारियन का हाउस, रिमेंबर हिम? सो ये जब टूर्नामेंट चलती होती है तभी दूसरे तरफ क्वीन एम्मा एरिन की प्रेगनेंसी भी शुरू होती है। एंड फ्रेंड्स, आई हैव टू से कि ये प्रेगनेंसी वाला जो सीन था वो इस एपिसोड का सबसे भयानक सीन रहा और पर्सनली मुझे तो ये सालों तक याद रहेगा। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के कई सारे बुक्स में हम कई बार ऐसा पढ़ते हैं कि क्वींस प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है। वेस्टेरोस में औरतें प्रेगनेंसी वाले प्रॉब्लम्स किस तरीके से फेस करती है, वो कैसे और क्यों मरती है, वो सब कुछ इस सीन में जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा था। अपने रियल लाइफ में भी 200 सालों पहले चाइल्ड बर्थ औरतों के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता होगा यही इसमें से पता चलता है। अब इस प्रेगनेंसी के ग्राफिकली भयानक और सैड सीन में क्या होता है वो मैं ना बोलूं तो ही बेहतर है। बस इतना ही कहूंगा कि किंग विसेरिस की बीवी क्वीन एम्मा एरिन एक बेटे को जन्म देती है बट वो बेचारी मर जाती है और कुछ ही टाइम में उनका बेटा भी मरता है। एपिसोड के शुरुआत में क्वीन एम्मा रैनीरा को बोलती है कि हम औरतों के लिए चाइल्ड बर्थ मतलब एक बैटलफील्ड होता है और ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही साबित होती है। किंग विसेरिस की पत्नी क्वीन एम्मा एरिन मरने का भी एक अलग ही कोइंसिडेंस है। सो एक्चुअली विसेरिस ने अपने बेटे को बेलॉन नाम दिया था और ये बेलॉन कुछ ही टाइम में मर जाता है, बट ये नाम बेलॉन विसेरिस ने अपने पापा बेलॉन के नाम पे दिया था और विसेरिस के पापा बेलॉन की पत्नी यानी कि उसकी खुद की माँ एलिसा भी प्रेगनेंसी के दौरान ही मर जाती है। सो सालों पहले एलिसा के मरते समय बेलॉन ने एक बहुत ही प्यारी बात एलिसा को कही थी। एलिसा, सब मुझे बेलॉन द ब्रेव बुलाते हैं बट यू आर फार ब्रेवर देन मी। मैं हजारों बैटल्स में जाके लड़ने के लिए रेडी हूँ बट तुमने जो प्रेगनेंसी के दौरान फेस किया है वो किसी भी बैटल से ज्यादा डिफिकल्ट है। सो बेलॉन की बीवी एलिसा डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ में मर जाती है और फिर बेलॉन के बेटे विसेरिस की बीवी भी चाइल्ड बर्थ में ही मर जाती है। तो ये बेलॉन और उसके बड़े बेटे विसेरिस का एक अजीब सा सर्कल यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस एपिसोड की तीसरी स्मॉल काउंसिल मीटिंग देखने मिलती है और यहाँ पे हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाइटओवर शेमलेसली अपने राजा को पूछता है कि सक्सेशन का मैटर अभी अर्जेंट है। राजा की बीवी मरी है उसका उसे कुछ नहीं बट उसे अभी लाइन ऑफ सक्सेशन का ही टॉपिक निकालना है। सर ऑटो सीधा अपने राजा को पूछता है कि अगला राजा कौन होगा ये आप अभी डिसाइड करो। इस डिस्कशन में लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन तो सीधा बोलते हैं कि डेमोन ही विसेरिस का हेयर टू द थ्रोन बनेगा, बट सर ऑटो को लगता
लगता है कि डेमॉन एकदम सन की बंदा है। सर ऑटो इस मीटिंग में बोलते हैं कि 2000 सिटी वॉच के सोल्जर्स आज डेमॉन की बात सुनते हैं और हमने देखा कि उन्होंने कैसा हंगामा कर दिया, बट अगर पूरे वेस्टेरोस की आर्मी डेमॉन को मिल जाएगी तो वो पगला क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते। फिर यहीं पे राजा विसेरिस ऑटो को सुना देते हैं। तो एक्चुअली विसेरिस राजा बनने के बाद में पहले वो डेमॉन को मास्टर ऑफ लॉज बनाते हैं, बट ऑटो के कहने पर उसे निकाला जाता है। फिर विसेरिस डेमॉन को मास्टर ऑफ कॉइन बनाता है, तो ऑटो बोलता है कि डेमॉन पागलों के तरह पैसा उड़ा रहा है, इसीलिए उसको वहां से भी निकाला जाता है। फाइनली ऑटो के कहने पर डेमॉन को लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच बनाया जाता है और अभी वापस ऑटो को उससे भी प्रॉब्लम है, इसलिए विसेरिस गुस्से में ऑटो को बोलता है कि डेमॉन उसके काउंसिल में हमेशा रहेगा क्योंकि वो उसका भाई है। इसके बाद भी ऑटो कहता है कि डेमॉन मतलब एक मेगोर के तरह भयानक राजा हो सकता है और काउंसिल में उसे कोई भी पसंद नहीं करता। इस मीटिंग के बाद में सर ऑटो हाइटओवर अपने बेटी एलिसेंट से मिलते हैं और वो उसे राजा विसेरिस के पास भेजते हैं ताकि एलिसेंट किंग विसेरिस को थोड़ा सा सहारा दे सके। फिर हम देखते हैं कि डेमॉन वापस ब्रॉथेल में जाता है और उसके भाई विसेरिस की पत्नी और बेटा मरने का जश्न मनाता है क्योंकि अब विसेरिस के बाद में वही राजा बनेगा ऐसा उसे लगता है। डेमॉन को लगता है कि वही अभी हेयर टू द थ्रोन है, बट सर ऑटो को अपने सोर्सेस से पता चलता है कि कैसे डेमॉन ने पार्टी मनाई है और वो ये बात किंग विसेरिस को जाके बताते हैं और विसेरिस इसके बारे में पूछने के लिए डेमॉन को दरबार में बुलाते हैं। विसेरिस यहाँ पर डेमॉन पर चिल्लाता है क्योंकि डेमॉन आयरन थ्रोन का भूखा है। विसेरिस कहता है कि मेरी पत्नी मर गई है तो मुझे तुम्हारी जरूरत थी, बट तुम मुझे सपोर्ट करने के अलावा प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में मजे करने गए, तुम पार्टी कर रहे थे। 10 सालों में मैंने तुम्हारी इतनी साइड ली थी जबकि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। मैंने जो भी किया जो भी दिया वो तुमने मेरे मुंह पे ही फेंक के मारा है। तो डेमॉन भी उस पे चिल्ला के बोलता है कि 10 साल में तुमने मुझे क्या दिया है? मेरी शादी तुमने वेल में कराई और तुमने मुझे वेल में भेज दिया। तुमने मुझे सिटी वॉच का कमांडर बनाया जबकि तुम्हें मुझे हैंड बनाना चाहिए था। मैं अगर तुम्हारा हैंड होता तो मैं तुम्हें ऑटो हाइटओवर जैसे कुत्तों से बचा सकता था। और ऐसा कहने के बाद में डेमॉन सीधा विसेरिस को वीक बोलता है। You're weak, Viserys. बस यहीं पे विसेरिस गुस्सा होता है और वो डेमॉन को सीधा वेल में जाने के लिए कहता है। फिर डेमॉन और करैक्सिस हमें देखने मिलते हैं और डेमॉन अपने गर्लफ्रेंड मिसारिया के साथ में करैक्सिस पे बैठ के कहीं तो निकल जाता है, बट दूसरे तरफ विसेरिस अपने बेटी राइनीरा को हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर करता है। मतलब राइनीरा अभी फ्यूचर क्वीन होगी और आयरन थ्रोन के तख्त पे 100 सालों में पहली बार एक औरत बैठेगी। राइनीरा के सामने सभी वेस्टेरोसी लॉर्ड्स एक एक करके बेंड द नी करते हैं, बट देन इस एपिसोड का सबसे बड़ा बॉम्बशेल आता है। ये एक ऐसी चीज है जो बुक्स में अब तक कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं की गई थी, एंड दैट इज एगोन द कॉन्करर का ड्रीम, एगोन का सपना। सो सालों पहले एगोन द कॉन्करर ने वेस्टेरोस को अपने ड्रैगन्स के बलबूते पे जीत लिया था और वो वेस्टेरोस का आयरन थ्रोन पे बैठने वाला राजा बनता है। अब एगोन ने एग्जैक्टली वैसा क्यों किया था इसका पुख्ता रीजन बुक्स में बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस ऐसे हिंट्स पता चलते हैं कि वेस्टेरोस उस समय में बहुत बिखरा हुआ था और एगोन को लगता है कि वो इस पे राज कर सकता है, इसीलिए वो वेस्टेरोस पे हमला करता है और वेस्टेरोस का राजा बन के आयरन थ्रोन पे बैठ जाता है। बट इस एपिसोड के आखिरी ऑल इंपॉर्टेंट सीन में बताया गया है कि एगोन द कॉन्करर को व्हाइट वॉकर्स के खतरे के बारे में सपने आते थे और एगोन इन्हीं सपनों को सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर कहता है। सो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर यानी कि कोई एगोन का ड्रीम होता है जिसमें वो आने वाले लॉन्ग विंटर को देखता है। एगोन के मुताबिक आने वाला लॉन्ग विंटर और व्हाइट वॉकर्स वगैरह को हराना है तो आयरन थ्रोन पे टारगेरियंस का होना बहुत जरूरी है। ये बताने के बाद में विसेरिस अपना हाथ एक खंजर पे रखता है एंड दैट इज द वलेरियन स्टील कैट्सपॉ डैगर जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में कई बार देखा था।
और ये वही कैट्सपॉ डैगर है जिसे आगे चल के आर्या स्टार्क नाइट्स किंग को मारती है। तो विसेरिस अपने बेटी रायनीरा को ये कहता है। तो दोस्तों पहले इंटरेस्टिंग एपिसोड में हमें इतना ही देखने मिला है। अगर आपको मेरा ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रेगुलर हाउस ऑफ द ड्रैगन और बाकी ढेर सारे कई सारे वीडियोस अपलोड करता ही रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।